बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मुज़फ़्फ़राबाद में योम यकजहती कश्मीर के हवाले से इजलास अटेंड किया और एक शानदार तकरीर की। ये तकरीर काफ़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन हम आपको इसकी चीदा चीदा बातें बताएंगे। और उससे पहले हम आपको एक बात का जवाब देंगे कि सिर्फ तकरीरों से क्या होता है। इस पर मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यूनाइटेड नेशंस में तकरीर ही थी जिसने दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बदला। पाकिस्तान वो मुल्क जिसको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता था, उस तकरीर के बाद पाकिस्तान को दुनिया अमन पसंद मुल्क कहने लगी। इस्लाम को एक दहशतगर्द मजहब समझा जाता था। उस तकरीर के बाद इस्लाम का इमेज क्लियर हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क का टाइटल मिलता रहा इंडिया की लॉबी की वजह से। जितने भी इल्ज़ामात थे, कोई था ही नहीं जो इनको क्लियर कर सके। तालिबान असल में है कौन, अलकायदा कौन है, इनको किसने बनाया, पाकिस्तान का क्या किरदार था, अमेरिका का क्या किरदार था, ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान ही जानता था, लेकिन आवाज़ ही नहीं थी हमारे पास। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा लीडर दिया जिसकी आवाज़ सुनना लोग पसंद करते हैं, जिसकी बातों से सच्चाई टपकती हुई दिखाई देती है। जो बोलता है तो मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए दर्द नज़र आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। और जहाँ जहाँ भी उसने दौरे किए वहाँ वहाँ तकरीरें की, और उसके बाद वो जो भी एग्रीमेंट्स होते रहे वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की भलाई के लिए होते रहे, ना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भलाई के लिए। कश्मीर का तो आज तक किसी ने नाम नहीं लिया था। इतने से अरसे में यूनाइटेड नेशंस, जो किसी तरह भी भारत को खफा नहीं करना चाहते, जितनी भी सुपर पावर्स हैं उनके लिए भारत एक बहुत बड़ी मंडी है। तो यूनाइटेड नेशंस ने इतने से अरसे में 3 इजलास किए हैं कश्मीर के मसले पर, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, और ये इन तकरीरों का ही नतीजा है। कल वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया में तकरीरें कर रहे थे, एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, किसके लिए? और आज वो योम यकजहती कश्मीर के हवाले से होने वाले इजलास में मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचे हुए हैं। यानी वो बंदा ना तो कौम का 1 मिनट ज़ाया करता है और ना कौम का 1 रुपया ज़ाया करता है। आज मुल्क के ये हालात क्यों हैं, ये समझने की हमें ज़रूरत है। 70 सालों से हमने चोरों, लुटेरों को, डाकुओं को अपने सर पर बिठाया हुआ है। आज वो होते तो IMF कोई शर्तें ना रखता, क्योंकि वो तो खुश थे कि कर्जे लेते जाओ, आधे अवाम पर लगाओ, आधे जेबों में डालो, पाकिस्तान दिवालिया हो जाए और उसके असासे हम कब्जा कर लें। और अब वो वक्त आ चुका था जब अल्लाह ताला ने इमरान खान को वापस भेज दिया, जो बंदा कर्जे लेने के इंतहाई खिलाफ था। लेकिन अभी वो कर्जा लेकर किस्तें वापस ना करे तो हम दिवालिया होते हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि हम कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सक रहे, तो एक के बाद दूसरा असासा जो है वो IMF के हवाले करते जाएं। और जो हमारे करप्ट हुक्मरानों के साथ मिलकर अमेरिका, इंडिया, इसराइल एक गेम खेल रहे थे, वो कामयाब हो जाए, बगैर जंग के पाकिस्तान को जीत लिया जाए और जितने भी खजाने पाकिस्तान में पड़े हुए हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए। तो आते हैं आज की तकरीर की तरफ। आज की इमरान खान की तकरीर से पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर में इमरान खान से कहा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका दामन बहुत वसी है, आप अपने दामन में सबको बसा लें, सबको साथ लेकर चलें। उनका इशारा था नवाज शरीफ की तरफ। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आते ही इस बात को क्लियर किया। उनका कहना था कि मैं डेमोक्रेट हूँ, और मैं डेमोक्रेट इसलिए नहीं हूँ कि मुझे इक़्तिदार चाहिए, लेकिन तारीख़ ने यह साबित किया है कि डेमोक्रेसी जितनी भी बुरी हो वो बादशाहत से बेहतर है। उनका कहना था कि अल्लामा इकबाल और शाह वलीउल्लाह यही कहते थे कि अंग्रेज़ हमसे आगे इसीलिए बढ़े कि उनके पास डेमोक्रेसी आ गई और हमारे पास बादशाहत आ गई। उनका कहना था कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है मेरिटोक्रेसी, मेरिट पे सामने आया जाए, डिस्कशंस हों, मुल्क के मफाद में बातें की जाएं, लेकिन वो डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में है ही नहीं। हर कोई अपने अपने मफादात के लिए आवाज़ उठा रहा है। उनका कहना था कि जितने भी खुशहाल मुल्क है वो वसाइल की वजह से खुशहाल मुल्क नहीं है, बल्कि साफ तरीन गवर्नमेंट की वजह से खुशहाल ममालिक हैं। उनमें ट्रांसपेरेंसी है, मुल्क से मोहब्बत है और करप्शन नहीं है। अगर वसाइल की बात की जाए तो गरीब ममालिक के पास बहुत सारे मसाइल हैं। कॉन्गो ले लें, नाइजीरिया ले लें, तेल के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन गरीब हैं क्योंकि करप्शन है।
उनका कहना था कि मेरी जाती दुश्मनी किसी से नहीं है, मसला यह है कि अगर कोई मेरे घर में चोरी करे, मुझे मकरूज कर दे तो मैं उसके साथ दोस्ती कर लूं। और इस मौके पर उन्होंने एक शेर पढ़ा कि मफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी मुझे उन लोगों से मफाहमत करने का ना कहें जो मेरे मुल्क को लूट कर बाहर चले गए हैं। मैं जिस इदारे को भी खोल कर देखता हूँ वो कंगाल है और उसके पीछे करप्शन है। PIA ले लें, बिजली ले लें, गैस ले लें, जो इदारा भी खोलेंगे वो कंगाल है, उसको बेदर्दी से लूटा गया है। इसलिए ये मेरी जाती लड़ाई नहीं है, ये मेरे मुल्क की लड़ाई है। अब अगर इमरान खान इन इदारों को खसारे से निकालने की कोशिश करेगा तो गालियां भी खाएगा। अगर इमरान खान मुल्क के असासे बचाने के लिए कर्जे लेके पुराने कर्जों की किस्तें देगा तो उसे IMF की शराइत माननी पड़ेगी, तब भी वो गालियां खाएगा। जो मुल्क ऊपर गए हैं, चाइना ने तरक्की की है तो 450 वजीरों को उन्होंने जेल में डाला है। यहाँ पर इस सब के बावजूद भी चोरों को इतना इक्तदार की दिया गया कि हुकूमत काम ना कर सके। फिर बीमारी का ड्रामा रचा, पूरी आवाम की हमदर्दियां नवाज शरीफ के साथ हो गई और जब वो चला गया तो सब यही कहने लगे कि इमरान खान ने उसको क्यों जाने दिया। यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई गुर्बत के हाथों, भूख के हाथों बाजार से कोई खाने की चीज चुरा लेगा तो सारा बाजार पकड़ के उसको मारेगा, लेकिन वो शख्स जिसके हवाले हमने अपना मुल्क किया हुआ है, अगर वो चोरी करेगा तो हम कहेंगे इतना तो उसका हक बनता है, खाता है तो लगाता भी है। ये हमारे जहन बन चुके हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, हमसे बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आए हैं कौमों पर और आज आप देखें वो कौमें कहाँ खड़ी हुई हैं। लड़ना पड़ता है, इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करना पड़ता है और ये इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया है। आप लोग मायूस हो जाते हैं, मुझे अभी भी यकीन है कि हम इस मुश्किल वक्त से निकलेंगे और एक बहुत अजीम कौम बनेंगे। फिर उनका कहना था कि मुझे यकीन है, मुझे कोई शक नहीं है और मुझे इस बात में भी यकीन है कि ये जो मोदी ने एक कदम उठाया है ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, क्योंकि कश्मीर ने आज़ाद होना है और मुझे इस बात का यकीन है कि कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। और ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर वो ये कदम ना उठाता तो हम दुनिया को कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये तो पिछले कई सालों से होता आ रहा है। वहाँ तो जुल्म हर रोज होता रहा है, लेकिन दुनिया को कोई फिक्र ही नहीं थी, वो चीज़ नॉर्मल हो चुकी थी। ना कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने इस इशू को सही तरह से उठाया और ना ही कभी किसी ने सुना। वज़ीर आज़म का कहना था कि मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है जिससे वो अब पीछे भी नहीं हट सक रहा और वो उस गलती को बचाने के लिए एक के बाद एक गलती करता जा रहा है। उसके अल्फाज के वो पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, वो दुनिया ने सुने और हमने अमन की बात की। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। जारहियत की बात मोदी की तरफ से हो रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। फिर वो हिंदुत्व के नजरिए को ऊपर लेकर आया, फिर उसने RSS वाला जो नजरिया था उसको ऊपर लेके आया। वो RSS जिसे भारत छुपाई फिरता था दुनिया से, आज वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है, क्योंकि उसमें और कुछ भी नहीं है सिवाय एक्सट्रीमिज्म के। और एक्सट्रीमिज्म का लेबल तो वो पाकिस्तान पर लगाते रहे और मुसलमानों को अपने मुल्क से निकालना तो इनके लिटरेचर में था। वो सब एक्सपोज होकर आ गया दुनिया के सामने। तो मुझे मौका मिला, मैंने दुनिया को बताया जो हमारे अपने पाकिस्तानियों को नहीं था पता कि RSS क्या है। मैंने दुनिया को बताया और आज पूरी दुनिया मोदी को हिटलर कह रही है। मैंने इक़्तिदार में आते ही वादा किया था कि मैं आपके साथ हूँ, मैं कश्मीर की आवाज़ बनूंगा, कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा। और मैंने सिर्फ दुनिया के तमाम लीडरान को ही नहीं, मैंने हर फोरम पे ये आवाज़ उठाई। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मैं 3 बार समझा चुका हूँ और वो चाहते हुए भी मुझे गलत नहीं कह सकता। और मैं मगरबी ममालिक के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बार बार कहना पड़ता है, प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, और फिर जब अखबार में ऐसी चीज़ आ जाए जिसको आप नाज़िज़्म से जोड़ दें तो फिर उसको दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती।
ان کے ٹی وی کو، ان کے اخباروں کو، CNN کو، BBC کو، میں نے نیو یارک ٹائمز کے فورم پہ جا کے ان کو سمجھایا کہ یہ فلسفہ کیا ہے۔ وہ اپنے کمرشل انٹرسٹس کی وجہ سے جس بات کو چھپانا چاہ رہے ہیں، دبانا چاہ رہے ہیں، وہ اب نہیں دبا سکیں گے۔ اور یہ تمام چینلز، یہ تمام اخبارات آج تک پاکستان کو برا ہی کہتے رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ انڈیا کی سائیڈ لی ہے۔ آج یہ مودی کو برا کہہ رہے ہیں، بھارت کو برا کہہ رہے ہیں، اس نظریے کو برا کہہ رہے ہیں، پاکستان کو امن پسند ملک کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کی آواز ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں کشمیر کو آزاد کرا کے رہوں گا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ آواز پہنچتی رہے۔